नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो क्लास 6 हिस्ट्री की अंतिम वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यह हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक यहाँ पर है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस टॉपिक में मुख्य तौर पर हम लोग 3 से 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फेमस इमारतों के बारे में और उनसे संबंधित चित्र तथा किताबें यानी कि बुक्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों धातु विज्ञान की। आखिर धातु विज्ञान क्या होता है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातत्वविद खुदाई से यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। तो आपको पहले ही बताया था हड़प्पावासी कैसे थे दोस्तों, कुशल शिल्प थे। वो धातु तांबे से परिचित थे, तांबे के धातुकर्म धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वह उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, लोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो अब एक उसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूं लौह स्तंभ की। एक लौह स्तंभ है आपके मेहरौली में। मेहरौली के दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर के पास एक आपका लौह स्तंभ है। शायद दिल्ली वाले लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है ना। लौह स्तंभ की चित्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है ना। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा स्तंभ है। शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से ज्यादा है। निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने से हमें यह जानकारी इसके अभिलेख से पता चलती है। इसमें चंद्र नाम के राजा का जिक्र है। किस राजा का जिक्र है? चंद्र नाम के राजा का जिक्र है। 1500 साल पहले बनाया गया था। ऊंचाई 7.2 मीटर है। कुतुब मीनार के पास में है, नई दिल्ली में है। संभवतः गुप्त शासक के वंश थे। कौन वंशज थे? चंद्र जो राजा था, यह गुप्त वंश से संबंधित था। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो मेहरौली का जो स्तंभ है, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो मेहरौली स्तंभ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराना चाहूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक इस चीज को समझ लेना कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी और डी मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित सही विकल्प का चयन करिएगा। यह लोहे का बना था, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर, बिल्कुल गलत। 7.2 मीटर अभी आपको बताया था। यह आज से 1500 साल पहले बना था, यहाँ पर लिखा 1800 साल पहले, गलत। इसका वजन 3 टन के बराबर है या 3 टन से ज्यादा है। तो मात्र ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए डी सही है और बी सी गलत है। तो अगर आप लोग इन नोट्स को खरीदना चाहते हो जिसमें आपको यह क्वेश्चन मैंने बताया, अभी अगर आप लोग नोट्स खरीदोगे मात्र आपको 199 रुपए में पड़ेगा। अगर मैं दूसरे चैनल की बात करूं, जितने भी लोग एसएसटी का आपको नोट्स दे रहे होंगे, आप लोग उन चैनल को भी जानते होंगे। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनके नोट्स की तुलना मैंने अपने खुद नोट्स से की है, तभी मैंने इन नोट्स को तैयार किया है। बाकी के सारे टीचर के नोट्स इन नोट्स के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनके प्राइस की बात करूं, कोई 249 रुपए में बेच रहा है, कोई 299 रुपए में बेच रहा है। एसएसटी के नोट्स की बात करता हूं, कुछ जो आपके टीचर 1-2 चैनल है उनकी मैं बात यहाँ पर करता हूँ। तो उनके नोट्स और इन नोट्स में बहुत बड़ा अंतर है। नोट्स में आपको फायदा क्या दोस्तों मिलेगा? चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। हर चैप्टर जितने भी चैप्टर आपके रहेंगे, हिस्ट्री की बात करूँ, चाहे ज्योग्राफी की बात करूँ, चाहे पॉलिटी की बात करूँ, हर चैप्टर का कंटेंट आपको मिलेगा और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सभी वर्ष के आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको मेहरौली का लौह स्तंभ के बारे में बताया था। कुतुब मीनार के परिसर में है, 7.2 मीटर है ना। चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है, इसमें जंग कभी भी नहीं लगा है। तो इतना आपको बताया। इसके बाद स्तूप के बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेता हूं। यहाँ पर ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ठीक है ना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल थे या कभी लंबे थे या कभी बड़े या छोटे आकार के भी स्तूप हो सकते हैं। उन सब में एक समानता है,
प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत हो गया या हड्डी हो गई या उनके मांस का टुकड़ा हो गया, उस डिब्बे में रखा जाता था। तो आपने यहाँ पर एक बात समझ ली, जो स्तूप होता है यह अधिकतर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता है। स्तूप किससे जुड़ा हुआ होता है? बौद्ध धर्म से स्तूप जुड़ा होता है, क्योंकि स्तूप एक प्रकार का टीला होता है और स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है जिसको धातु मंजूसा बोलते। क्या बोलते हैं? धातु मंजूसा के नाम से इसको जाना जाता है। अभी आगे यहाँ पर बताऊंगा। इस डिब्बे के अंदर बुद्ध के अवशेष जैसे दांत या वगैरह कुछ शरीर का कोई भी अंग हो या बुद्ध के जो अनुयायी थे या शिष्य थे उनके भी हो सकते हैं। यहाँ पर आगे आपको बताता हूँ। हड्डी या राख रखा जाता था। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर सिक्के रखे जाते थे, इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। बाद के काल में गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो जो आरंभिक आपके क्या थे दोस्तों? आरंभिक जो स्तूप हुआ करते थे वो किसके बने हुआ करते थे? तो उसका जो टीला था वो मिट्टी का बना हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे ईंटों का बना, फिर उसके बाद गुंबदनुमा बना। ठीक है ना। प्रायः स्तूपों के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। जैसे एक चित्र आपको दिखाना चाहूं, ये आपका स्तूप रहा, सांची का स्तूप। तो स्तूप के चारों ओर एक चक्कर लगाने, जैसे मैं यहाँ पर स्तूप बना देता हूँ, ये मान लो एक स्तूप है, इसके चारों ओर एक परिक्रमा वाला द्वार होता है जिससे हम इसके चारों ओर घूम सकते हैं। इसी परिक्रमा वाले द्वार को हम लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को दोस्तों प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों के सजे होते हैं। तो इतना आपको मैंने बताया। ठीक है ना। अमरावती का स्तूप आपका कहाँ पर है? आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना। अमरावती का स्तूप की एक अलग सी कहानी है, आपको वो भी पता होनी चाहिए। अंग्रेजों ने इसको बहुत लूटा था, है ना। उसको मतलब कि भारत उसकी ईंटें लूट लूट कर ले गए थे। ये बात क्लास 12th की हिस्ट्री में है आपकी। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र भी उकेरे गए थे अमरावती पे। किस पर दोस्तों? अमरावती पे उकेरे गए थे। पृष्ठ संख्या 89 पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये 99 है आपका, इससे पहले वाले चैप्टर में था आपका। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों और मैं बात कर लूँ, कुछ आरंभिक जो हिंदू मंदिर थे ना उनका भी निर्माण होने लगा था। मंदिर में विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह था। गर्भगृह वह था जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गर्भगृह क्या था आरंभिक हिंदू मंदिरों में? तो गर्भगृह उसे बोलते हैं जहाँ पर देवी देवता की क्या रखी जाती थी? देवी या देवता की मूर्ति या प्रतिमा रखी जाती थी। उस स्थान को गर्भगृह बोला जाता था। एक क्वेश्चन और आता है कि मंडप क्या था दोस्तों? मंडप दरअसल उस भाग को बोलते हैं जहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे, उसको मंडप के नाम से जाना जाता है। शायद इसमें दिया हो। ठीक है ना। इसमें तो नहीं दिया गया है आपके। और आगे यहाँ पर बात कर लूं, मंदिर के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से बनाया जाता था। अधिकतर मंदिरों में मंडप लिखा मिल गया यहाँ पर, मंडप। तो मंडप भी था। मंडप एक सभागार होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। तो ये मैंने मंडप के बारे में आपको बताया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। और एक भितरगांव का मंदिर भी है आपके कानपुर का, उत्तर प्रदेश के कानपुर का भितरगांव का मंदिर, जो कि ईंटों से बनाया गया था। 1500 साल पहले ईंट तथा पत्थर से बनाया गया था। वाई तरफ आपका दिखाया गया है, वाई तरफ आपका ये मंदिर दिखाया गया है। यह है कानपुर का भितरगांव मंदिर। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में है आपके भितरगांव मंदिर। उत्तर प्रदेश से इस वीडियो को कौन कौन यूपी से देख रहा है वो अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है ना दोस्तों। और एक महाबलीपुरम मंदिर एकास्मिक मंदिर है। कैसा मंदिर है? एकास्मिक का मंदिर है। एकास्मिक का मतलब होता है कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया मंदिर। ये वाला, ये पत्थर से तराश कर ही बनाए गए मंदिर हैं आपके। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया महाबलीपुरम और ऐहोल जो है ये पत्थर और कुछ ईंटों से बने हुए मंदिर थे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण ना होकर के नहीं दी गई हैं। ठीक है ना।
तो आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं तोरण द्वार की। तोरण द्वार होता है एक प्रवेश द्वार, जहाँ से लोग प्रवेश करते थे, उसको तोरण द्वार के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, जो प्राचीन काल में जो गुफाओं के अंदर अंधेरा रहने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए जाते थे। इन चित्र में रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे। पहले जमाने के जो रंग हुआ करते थे, ये पौधों से बनाए जाते थे और खनिजों से बनाए जाते थे। आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर पुस्तकों की दुनिया की बात करूंगा। एक दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, जैसे शिल्पदीकारम। शिल्पदीकारम एक महाकाव्य है जो कि 1800 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1800 साल पहले शिल्पदीकारम लिखा गया था। किसने लिखा था? इलांगो नामक कवि ने इसको लिखा था। और इस काव्य में ना कोवलम नाम के व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो यह मैंने आपको जो स्टोरी बताई है ना, ये शिल्पदीकारम के द्वारा बताई है। ये शिल्पदीकारम एक ग्रंथ है जिसको इलांगो नाम के कवि ने 1800 साल पहले लिखा था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपको एक साथ करा दूंगा क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो, शिल्पदीकारम से एग्जाम में आया हुआ है। यह इलांगो द्वारा रचित है, तो पहली बात करेक्ट हो जाएगी। यह तमिल भाषा में रचित है, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है? नहीं, इसमें कन्नगी की कहानी है। इसकी रचना 500 वर्ष पूर्व हुई थी? नहीं, आपको क्या मैंने बताया था, 500 वर्ष पूर्व नहीं हुई थी। इसकी रचना आपकी लगभग में कब हुई थी? यहाँ पर आप लोग पुनः देख सकते हो, 1800 साल पहले हुई थी। यहाँ पर दिया गया 500 साल पहले, इसलिए गलत हो जाएगा। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको शिल्पदीकारम के बारे में बताया था। अब एक और किताब यहाँ पर बात करेंगे मणिमेखलई की, जो कि एक तमिल महाकाव्य ये भी है। 1400 साल पहले लिखा गया था। किसके द्वारा? सतनार के द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, है ना। तो इतना आपको बताया। और कालिदास के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, इनके द्वारा की गई रचनाएं हैं, जिसमें राजा दुष्यंत के बारे में बताया गया था। तो मणिमेखलई आपने समझ लिया, 1400 साल पहले लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? सतनार के द्वारा लिखा गया था। एक तमिल महाकाव्य है। इसमें किसके बारे में कहानी है? कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी इसमें दी गई है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा था कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी किसमें दोस्तों? यह कहानी है किसमें? मणिमेखलई में है। मणिमेखलई में है। मणिमेखलई से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा, यह तमिल में लिखा गया, पहला सही हो जाएगा। सतनार के द्वारा लिखा गया, ये भी सही हो जाएगा। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी, ये भी सही हो जाएगा। 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था? नहीं। तो ये कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? अभी आपको बताया ना, 1400 वर्ष पहले लिखा गया था। और यहाँ पर कितना वर्ष लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है 2500 वर्ष पहले। ये इसलिए गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 1400 वर्ष पहले। तो ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और मैंने आपको मंडप के बारे में बताया था, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, एक सभागार होता है, मंडप उसको बोलते हैं। अब इसके बाद मैं आर्यभट्ट के बारे में आपको बताऊंगा, जिनकी पुस्तक है आर्यभट्टियम। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आर्यभट्ट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों अभी आपको आगे बता देता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। और नोट्स आप लोग अवश्य रूप से खरीद लेना, क्योंकि इससे बढ़िया आपको कंटेंट कोई भी ना दे सकेगा। एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम किताब लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य के कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में भी आप लोग जान लेना।
ठीक है ना। शून्य की खोज की बात करी गई, जो जीरो हम लोग कहते हैं, जीरो है ना, शून्य। तो शून्य की खोज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अंकों के प्रयोग से पहले होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई, आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग में आती है। वहीं आयुर्वेद की यहाँ पर बात करी गई है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक थे। चरक के बारे में आपको बताया था, चरक संहिता इन्होंने किताब लिखी है। चरक द्वारा लिखी गई किताब चरक संहिता है, औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन करते हैं। दो किताब आपको पता चल गई, चरक की चरक संहिता है और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, जो कि आयुर्वेद से ही रिलेटेड किताब है। तो चैप्टर होता है आपका यहाँ पर में खत्म। आप लोग यहाँ पर इसका मिलान भी कर सकते हो। स्तूप का मतलब होता है टीला, शिखर का मतलब होता है मंदिर का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है। प्रदक्षिणा पथ चारों ओर घूमने का चक्कर होता है, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ इसको बोल सकते हो। गर्भगृह जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। मंडप क्या होता है, जहाँ पर लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। शिखर क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर की लंबाई के निर्माण में। तो इतना आपको बताया। तो मैंने आपको इस टॉपिक में क्या क्या बताया था, स्तूप के बारे में, मंदिर के बारे में, चित्रकला, महाकाव्य दो थे आपके, शिल्पदीकारम था और एक मणिमेखलाई था। कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान आर्यभट्ट के बारे में आपको बताया। दोस्तों नोट्स आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार और, क्विक रिवीजन आप लोग कर लो। यहाँ पर गर्भगृह आपको मैंने बताया, मंडप बताया, शिल्पदीकारम बताया, मणिमेखलाई बताया, तो सब कुछ आपको बताया। इन नोट्स को आप लोग खरीद लेना, मात्र 199 में आपको अभी मिल जाएगा, है ना, 199 में अभी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कराता हूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल करना, कॉल व्हाट्सअप के जरिए आप लोग करना या व्हाट्सअप पर मैसेज करना। मैं आपसे खुद बात करूंगा, खुद आपका सोल्यूशन करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हो। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से खरीद लेना, रिवीजन के वक्त में यही नोट्स आपके काम में आएंगे। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।